हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस मोशन की कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। शुरुआत में हमने ये देखा कि भाई मोशन क्या होता है। उसके बाद हमने मोशन को स्टडी करने के लिए कुछ क्वांटिटीज़ डिफाइन किए, जैसे कि स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस की सारी चीज़ें। उसके बाद हमने देखा कि भाई दो मोशन को आप इन क्वांटिटीज़ के बेसिस पे कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे उनको स्टडी कर सकते हो कि भाई ये बॉडी का ये स्पीड है, ये वेलोसिटी है, इसका कुछ और स्पीड है, कुछ और एक्सेलरेशन है, कुछ और वेलोसिटी है। उसके बाद हमने ग्राफ के थ्रू भी मोशन को स्टडी करने की कोशिश की कि अगर आपका सपोज करो मोशन का स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इसका मोशन कैसा होगा, अगर सपोज करो वो इंक्रीजिंग ग्राफ है तो कैसा होगा। जहाँ पे हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ और पोजीशन टाइम ग्राफ के थ्रू मोशन को देखा था कि मोशन कैसा हो रहा है, राइट। अब हम लोग इस वीडियो में क्या करेंगे, कुछ क्वांटिटीज़ हैं, उन क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशन देखेंगे। जो भी क्वांटिटीज़ हमने पढ़ा था उनके बीच में रिलेशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे जिन क्वांटिटीज़ के बीच में हम रिलेशन ढूंढेंगे मोशन के, क्योंकि हमने जो क्वांटिटीज़ पढ़ा है उनमें आपस में कुछ रिलेशन होगा, और वो रिलेशन जो है वो हम यहाँ पे ढूंढेंगे, जो कि हमको इक्वेशन के फॉर्म में मिलने वाला है। जो क्वांटिटीज़ यहाँ पे इन्वॉल्व होंगे वो होंगे आपका वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट को आप एक्स से रिप्रेजेंट करो या एस से रिप्रेजेंट करो, इन सारे क्वांटिटीज़ के बीच में हम लोग रिलेशन ढूंढने वाले हैं। पर यहाँ पे ये जो रिलेशन हम लोग ढूंढेंगे वो एक स्पेशल कंडीशन के लिए होगा, और वो स्पेशल कंडीशन ये होगा कि आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो ये सारे क्या रिलेशंस है वो हम देखते हैं। और जो भी हमारे पास इक्वेशंस मिलेंगे वो इक्वेशंस तभी वैलिड होगा, याद रखना, जब एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट होगा। और इन इक्वेशंस को हम बोलते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, राइट। तो अभी तो फिलहाल हम लोग ये स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए देखेंगे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मतलब आपका जो बॉडी है वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो हम ये अज्यूम करके चलेंगे कि बॉडी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस। ओके, तो इसके डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, मोशन के डिस्प्लेसमेंट को, एक्स विल बी योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, शुरुआत में जो वेलोसिटी होगी, जैसे हमने मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया तो बॉडी की कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो सकती है, या अगर वेलोसिटी नहीं होगी तो फिर शुरुआत वाली वेलोसिटी जीरो होगी। लेकिन यहाँ पे अगर शुरू में कुछ वेलोसिटी है तो उस वेलोसिटी को हम u से रिप्रेजेंट करेंगे। तो u जो होगा वो आपका इनिशियल वेलोसिटी होगा। ठीक है, फाइनली मान लो बॉडी में एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन होने की वजह से उसकी वेलोसिटी बदल जाएगी, या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। तो फाइनली जो भी वेलोसिटी होगा उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे और उसको हम v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो v आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा, और a जो है एक्सेलरेशन होगा, और यहाँ पे टाइम भी इन्वॉल्व होगा। सो t विल बी टाइम, टाइम को हम t से रिप्रेजेंट करेंगे, और इन क्वांटिटीज़ के बीच में हम रिलेशन ढूंढेंगे। अगेन यहाँ पे याद रखना हमारा पहला कंडीशन ही यही है दैट योर एक्सेलरेशन शुड बी कांस्टेंट। और दूसरी बात ये, यहाँ पे हम लोग जो भी इक्वेशन ऑफ मोशन ढूंढ रहे हैं वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे जब पढ़ेंगे तो फिर 2 डायमेंशनल मोशन और 3 डायमेंशनल मोशन के लिए भी इक्वेशंस मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के लिए है, और ये इक्वेशंस अब क्या है वो हम लोग ग्राफ के थ्रू ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं, ग्राफ के थ्रू डिराइव करने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को मैंने बताया था कि अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, वो जाके चेक कर लेना, ग्राफ वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आपका वेलोसिटी टाइम का जो ग्राफ होगा वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होता है। अब ये स्ट्रेट लाइन कहीं से भी पास हो सकता है। अगर मान लो ये स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास होता इस तरह से, तो मैं ये बोल सकता था कि शुरुआत वाली जो वेलोसिटी है बॉडी की वो जीरो है, मतलब एट t इज इक्वल टू जीरो बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, क्योंकि इस पॉइंट पे दोनों आ रहे हैं ना ओरिजिन पे। लेकिन अगर सपोज करो आपका स्ट्रेट लाइन कहीं और से स्टार्ट हो रहा है, मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब एट t इज इक्वल टू जीरो आपकी वेलोसिटी जीरो नहीं है बल्कि कुछ ना कुछ है, इतनी वेलोसिटी है। कब? जब आपका टाइम जीरो है, मतलब शुरू में ही कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, तो आपका ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। ये यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं शुरुआत में जो वेलोसिटी है बॉडी की वो u है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है।
अब u का मतलब क्या, देखो ये पूरा इतना जो वैल्यू होगा ये u का वैल्यू होगा, है ना। ग्राफ का मतलब यही होता है ना। अगर सपोज करो मैं y एक्सिस पे 5 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये लेंथ 5 है, ये जो लेंथ है इसका वैल्यू 5 है। उसी तरह से अगर मैं इसको u लिख रहा हूँ तो मतलब ये पूरा का पूरा u है, ठीक है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। और फाइनली जब बॉडी का एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो कुछ टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। तो मान लो जब मैं टी टाइम के बाद देखता हूँ, जैसे ये t इज इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी u थी, उसके बाद धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है, वेलोसिटी बढ़ ही रही है क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, और मान लेते हैं एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो टाइम के साथ साथ इसकी वेलोसिटी बढ़ते जा रही है। जब ये पर्टिकुलर टाइम पे पहुंचता है, मान लो टाइम टी पे जब वो पहुंच जाता है, तो टाइम टी पे हम मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी हो चुकी है, इसकी वेलोसिटी हो चुकी है v, ठीक है। तो इसकी v वेलोसिटी कब हुई है, t टाइम के बाद। तो v वेलोसिटी के लिए जो टाइम होगा आपका, जो टाइम लिया है इसने, वो टाइम t है। अब टाइम t का मतलब क्या, ये पूरा का पूरा जो होगा पार्ट, ये t टाइम, इतना टाइम, ये जो टाइम इंटरवल है यहां से लेकर यहां तक, ये t है, ठीक है। तो आप इसको t लिख सकते हो। और ये वेलोसिटी v समझ रहे हो ना, यहां से लेकर यहां तक v है। दैट मीन्स अगर मैं ऐसे देखूं तो ये पूरा v होगा यहां से लेकर यहां तक वैल्यू। ग्राफ पे ऐसे ही प्लॉट करते हैं ना, जिसमें इतना पार्ट आपका u है, राइट। ओके चलो अब यहाँ पे हम इक्वेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो पहला इक्वेशन जो होगा वो सिंपल होगा। कंडीशन याद रखना, एक्सेलरेशन मस्ट बी कांस्टेंट। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशंस वैलिड होंगे। तो पहला इक्वेशन बड़े आसानी से आ जाएगा, देखो कैसे। एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या है बताओ। एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये अब देख लेना, ध्यान रख लेना, x आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, बॉडी एक अलोंग द एक्स एक्सिस स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। तो आपका एक्सेलरेशन a क्या होगा, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी आ गया। अब इसको अगर सपोज करो हम ऐसे लिख सकते हैं, at इज इक्वल टू वी माइनस यू। तो फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हो दैट v इज इक्वल टू, यहाँ लिख देता हूँ मैं, देखो ये u यहाँ आ जाएगा, तो at प्लस यू विल बी इक्वल टू v, सो देयरफॉर v इज इक्वल टू u प्लस at। ये आपका पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन। हाँ, इसमें एक और चीज़ देखना कि एक्चुअल में हम रिलेशंस किसके बीच में ढूंढ रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। देखो इस पूरे मोशन के दौरान आपका एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट रहने वाला है, इसका मतलब एक्सेलरेशन बदलेगा नहीं। कौन सी चीज़ें बदल रही है, कौन सी चीज़ें वैरी हो रही है जिसकी वजह से हमको इक्वेशन मिल रहा है, वो देखो। इस इक्वेशन में आपका ए जो है एक्सेलरेशन, वो कांस्टेंट है क्योंकि वो वैसे भी बदलने वाला नहीं है, ठीक है। इक्वेशंस में क्या वेरिएबल्स हैं, मैं यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरी बात ये कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी, जैसे आपने मोशन को, किसी एक मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी भी फिक्स हो जाएगी। जैसे मान लो एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे थी और बाद में आपने उसको धक्का दिया तो वो मूव होने लगा, इसकी वेलोसिटी बढ़ी, इसमें एक्सेलरेशन हुआ। तो इनिशियली तो ये रेस्ट पे था, इसका मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। अब ये वेलोसिटी तो बदलेगी नहीं मोशन के दौरान। देखो मोशन के दौरान इसकी फाइनल वेलोसिटी चेंज हो सकती है, फाइनली इसकी वेलोसिटी 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, लेकिन शुरुआत में इसकी जो वेलोसिटी थी वो तो अब नहीं बदलेगी, वो तो 0 की 0 ही रहेगी, है ना। शुरू में जो इसकी वेलोसिटी थी वही फिक्स हो जाएगी। इसका मतलब मोशन के दौरान आपका u जो है, u भी कभी बदलेगा नहीं। तो अगेन u इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। तो पूरे मोशन के दौरान आपका एक्सेलरेशन एक कांस्टेंट होगा, इनिशियल वेलोसिटी भी कांस्टेंट होगा, जिसके वैल्यूज फिक्स होंगे, ठीक है। तो जब आपका मोशन हो रहा होगा तो चेंज क्या होगा, एक तो चेंज आपका टाइम होगा, देखना से टाइम तो बढ़ेगा ना, और टाइम बढ़ेगा ही, फिक्स है। तो टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम का वैल्यू इसमें बदलता जाएगा। तो टी के अलग अलग वैल्यूज होंगे इसके अंदर, ए फिक्स है, यू फिक्स है। और दूसरा क्या, आपका वी का वैल्यूज भी अलग अलग होगा,
है ना। अगर सपोज करो हम ज़्यादा टाइम तक रुक गए, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है मान लो, ज़्यादा टाइम तक रुक गए तो भाई वेलोसिटी और बदल जाएगी। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो भी डिपेंड करेगा कि भाई आप कितने टाइम के लिए रुक रहे हो। तो टी भी बदलता जाएगा, उसके साथ साथ वी भी बदलता जाएगा, दैट इज योर फाइनल वेलोसिटी। और अगर बॉडी किसी वेलोसिटी से आगे जा रही है तो जो डिस्प्लेसमेंट एक्स है इन सब में ये भी चेंज होगा। तो एक्स, वी और टी ये तीनों चेंज होते जाएंगे टाइम के साथ। जैसे जैसे टाइम बदलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी चेंज होता जाएगा और फाइनल वेलोसिटी का वैल्यूज भी चेंज होता जाएगा। बाकी आपका मोशन में एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी फिक्स होगा। तो आपके ये तीन वेरिएबल्स हैं इक्वेशन ऑफ मोशन में, इन्हीं के बीच में आपको रिलेशन निकालना है। तो हमारा पहला रिलेशन आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ये कौन से दो वेरिएबल्स के बीच में है, एक तो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और टाइम। ए और यू कांस्टेंट है, वो फिक्स होंगे, राइट। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे फिलहाल वी और टी के बीच में रिलेशन निकाला है। तो हम यहाँ पे तीन इक्वेशंस डिराइव करेंगे, ठीक है। और किसके किसके बीच में ये रिलेशन होगा वो आप मुझे बताओगे। पहले तो हमने वी और टी के बीच में निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग x और t के बीच में रिलेशन निकालेंगे, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में रिलेशन निकालेंगे। अब बचा क्या बताओ, वेलोसिटी टाइम हो गया, डिस्प्लेसमेंट टाइम हो गया, फिर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट इनके बीच में एक रिलेशन निकल आएगा। बात आ रही है समझ में। तो ये तीन रिलेशन हम लोग निकालेंगे, जिसमें से पहला एक रिलेशन निकल चुका है वेलोसिटी और टाइम का, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर है। चलो अब अगले रिलेशन की ओर बढ़ने से पहले मैं एक काम करता हूँ, इन सारी चीज़ों को हटा देता हूँ और ये अब याद करके देख लो, यहाँ पे रख लो कि x डिस्प्लेसमेंट है, u इनिशियल वेलोसिटी, v फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और t टाइम, इसको भी हटा देता हूँ मैं यहाँ से। और बढ़ते हैं अगले इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी और टाइम में रिलेशन मिल गया। पहला इक्वेशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब सेकेंड इक्वेशन क्या आता है वो देखते हैं। देखो सेकेंड इक्वेशन हमको किसके बीच में ढूंढना था, डिस्प्लेसमेंट। देखो v इज इक्वल वी टी और x, ये तीन थे ना। तो हमको अब x और t के बीच में रिलेशन ढूंढना है। हम v और t के बीच में ढूंढ चुके हैं, तो x और t के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना पड़ेगा। अब मैंने आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम मैं आपको बताया था मैंने कि अगर आपका वेलोसिटी टाइम का ग्राफ हो और आपको अगर डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा बताओ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्प्लेसमेंट ढूंढने के लिए जो भी आपका ग्राफ है उस ग्राफ के नीचे का एरिया कैलकुलेट कर लो। इसका एग्जांपल भी कराया था, राइट। तो मान लो मुझे इस टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यहां से लेकर ये टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर मुझे ये डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, इस टी को मैं यहां लिख देता हूं, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है इस टी टाइम में कितना हुआ है, तो मैं क्या करूंगा बताओ, ये जो ग्राफ दिख रहा है ना इसके नीचे का पूरा एरिया कैलकुलेट कर लूंगा, दैट विल बी माई डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, इस एरिया को दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ताकि आपका एक रेक्टेंगल बन जाए, सॉरी एक नीचे रेक्टेंगल बन जाए और यहाँ पे एक ट्राइंगल बन जाए, राइट एंगल ट्राइंगल। तो अब इसका एरिया कैलकुलेट करो और इसका एरिया कैलकुलेट करो और ऐड कर दो, तो आपको टोटल ये पूरा एरिया मिल जाएगा एंड दैट विल बी द वैल्यू ऑफ योर डिस्प्लेसमेंट, ओके। तो मैं काम करता हूँ, इसको नाम दे देता हूँ। अब देखो ये आपका u था, इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ a, इसको b, इसको c और इसको d, ठीक है। अब ये जो पूरा पार्ट है ये आपका इनिशियल वेलोसिटी u है, देख रहे हो, दिस इज u। मैंने पहले बताया था कि ये u है, इसका मतलब ये पूरा u है, ये पूरा टाइम t है, और क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो ये भी t हो जाएगा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। आप सुनो ध्यान से, अगर ये u है तो ये भी u होगा, दिस विल बी u। और अगर ये u है और ये पूरा का पूरा v है तो बचा हुआ पार्ट ये क्या हो जाएगा बताओ, दिस विल बी v माइनस u, है ना। ये जो पूरा पार्ट है BC दैट विल बी v माइनस u। तो क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो यहाँ पे ये u था तो ये पूरा पार्ट भी u हो जाएगा, ओके। तो आपका ये u और ये पूरा v था इसलिए ये पार्ट v माइनस u होगा। अब ये पूरा का पूरा एरिया आप कैलकुलेट कर लो, अब वो एरिया आपको क्या दे देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट बॉडी का टी टाइम में जो हुआ है दैट डिस्प्लेसमेंट x इज इक्वल टू एरिया ऑफ, पहले तो ये ट्राइंगल की बात कर लेते हैं, ट्राइंगल
ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ACDO, ओके। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस क्या है बताओ? AC इज नथिंग बट T, और इंटू हाइट क्या है आपका? BC, और BC का वैल्यू क्या है? V माइनस यू प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ मल्टीप्लाइड बाय ब्रेड्थ। अब इसका लेंथ क्या है? OD इज नथिंग बट T मल्टीप्लाइड बाय OA, और OA का वैल्यू क्या है? U। समझ में आ रही है ना बात? दिस इज OA U। अब इसको देखोगे तो आप क्या लिख सकते हो? हाफ V माइनस यू इंटू T प्लस UT। अब इसमें देखो फर्स्ट टर्म में मैं क्या कर रहा हूं? V माइनस यू इंटू टी जो है ऊपर नीचे T से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं। तो मैंने ऊपर मल्टीप्लाई किया, फिर नीचे भी यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई T, तो ये T इंटू टी क्या हो जाएगा? T स्क्वायर होगा प्लस UT। नाउ अगेन V माइनस यू अपॉन T क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ योर एक्सेलरेशन। तो ये पूरा पार्ट आपका हो जाएगा एक्सेलरेशन। सो दिस विल बी हाफ AT स्क्वायर प्लस UT, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। सो फाइनली आपका डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या आ गया? मैं पहले UT लिख दे रहा हूं, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये आपका सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन आ गया, x इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका देखो रिलेशन किस में है? यहाँ पे टाइम और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है। बाकी u और एक्सेलरेशन ये तो भाई दोनों कांस्टेंट ही होंगे। तो ये आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गया। अब उसके बाद थर्ड की ओर चलते हैं। थर्ड के केस में देखो क्या होगा। थर्ड किसके बीच में रिलेशन निकालना है पहले वो बता दो। v, t और x में x और t हो चुका है, v और t हो चुका है, तो हमारा v और x बचा हुआ है। तो अब हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन निकालेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। मुझे बताओ यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का क्या वैल्यू होगा? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? याद है ना डेफिनेशन? बाय डेफिनेशन एवरेज वेलोसिटी इज नथिंग बट जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है दैट डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यही आपका एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। लेकिन एवरेज वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। हमने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी का एवरेज ले लिया, क्योंकि दो क्वांटिटीज है तो जब एवरेज लेते हैं तो नंबर ऑफ क्वांटिटी से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे दो क्वांटिटीज है u और v, उसको हमने 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आ गया। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तभी वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा, स्ट्रिक्टली तभी वैलिड होगा। अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो फिर ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला वैलिड नहीं है। ये हमेशा वैलिड है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जो भी होगा डिवाइडेड बाय उस डिस्प्लेसमेंट के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से आपका x बाई टी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू u प्लस v डिवाइडेड बाय 2। ओके, और t को वहां भेज दो तो t का वैल्यू t का आ जाएगा, यहाँ पे t यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन पे चलते हैं, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था बताओ? एक्सेलरेशन वाज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। तो इसे t का वैल्यू निकाल लो, t विल बी इक्वल टू v माइनस यू अपॉन ए। ठीक है, इक्वेशन 2 आ गया। पुट इक्वेशन 2 इन 1। अब इक्वेशन 2 का जो वैल्यू है v माइनस यू अपॉन ए, इसको उठा के इक्वेशन 1 में डाल दो। तो इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा आपको बताओ? x इज इक्वल टू u प्लस वी डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई टी का वैल्यू क्या लेना है यहाँ पे? v माइनस यू अपॉन ए, v माइनस यू अपॉन ए। अब इसको देखो मैं कैसे लिख रहा हूँ, x इज इक्वल टू, इसको v प्लस यू लिख रहा हूँ, इसको v माइनस यू लिख रहा हूँ, ओके, और डिवाइडेड बाय ये क्या है? 2a। ना v प्लस यू, v माइनस यू, a प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे, एंड दैट इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। तो ये हो जाएगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax
एंड फाइनली यू विल गेट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। ये आपका थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन कैसा है? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। ये रिलेशन आपका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का है। तो फाइनली हमको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच का भी रिलेशन मिल गया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ax। तो ये तीन काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं जो आपको इन क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन दिखा रहा है। अगेन मैं बता रहा हूँ कि दिस इक्वेशंस कैन बी यूज्ड ओनली देयर इज अ कंडीशन दैट योर एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट। एंड इन इक्वेशंस के अलावा दो इक्वेशंस और होंगे जो आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे कि यहाँ से आप अगर देखोगे इस इक्वेशन को, इक्वेशन 1 को देखो, यहाँ पे ये एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आप याद रखो। हालांकि ये इक्वेशन इसी से आया है, ये कोई अलग इक्वेशन नहीं है, इन्हीं में से डिराइव किया गया है, पर इस इक्वेशन को भी आप याद रख लो जो कि वैलिड होगा। x इज इक्वल टू यू प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी, जो कि इससे आया था, एवरेज वेलोसिटी के डेफिनेशन से आया था। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो आप एवरेज वेलोसिटी का डेफिनेशन ये हो सकता है u प्लस वी अपॉन 2, जिससे आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा। यहाँ से ये इक्वेशन आ गया। तो एक एक्स्ट्रा इक्वेशन आप और याद रख सकते हो इन इक्वेशंस के अलावा, एंड दैट इज अभी जो मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी। ठीक है, ये तीन इक्वेशंस, इसको आप चौथा इक्वेशन बोल दो। और इसके अलावा एक और इक्वेशन है, xn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, एंड दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। nth सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या कि nth सेकेंड मतलब जैसे कि अगर किसी ने बोला कि भाई 8th सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकेंड, तो इसका मतलब क्या कि 7 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड के बीच में क्या डिस्प्लेसमेंट रहा। 8th सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट उसने बोला है, उसने ये नहीं बोला है कि 8 सेकेंड्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अगर ये पूछा गया है कि 8 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो टोटल आपको 8 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट बोलना है, और उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। यहाँ पे t के जगह पे आप 8 डाल दो, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट आपको पूरे 8 सेकेंड का दे देगा। लेकिन जब क्वेश्चन ये होगा, वर्ड्स पे आपको ध्यान देना होगा कि व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट इन 8th सेकेंड, 8वें सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है। तो उसके कहने का मतलब है 7 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड, इस 1 सेकेंड के बीच में आपका कितना डिस्प्लेसमेंट है। तब आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, xn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 2n माइनस 1, और इसका डेरिवेशन हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में, देखते हैं कि ये कैसे आया, पर फिलहाल इसका मतलब समझ लो। तो अगर किसी ने पूछा कि 8th सेकेंड में क्या डिस्प्लेसमेंट है, तो यहाँ पे आप n का वैल्यू 8 डाल दो इस इक्वेशन में, और इसको सॉल्व कर लो, तो आपको ये इक्वेशन जो है वो आपको 8वां सेकेंड यानी कि 7 सेकेंड से लेकर 8 सेकेंड के बीच में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ ये दे देगा। ठीक है, अगर टोटल 8 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये पता करना है, देन यू हैव टू गो फॉर दिस सेकेंड इक्वेशन। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आना चाहिए। तो ये इक्वेशन कैसा है इसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।